मीडिया वॉइस में आपका फिर से स्वागत है। अपने दर्शकों को भी मीडिया वॉइस की तरफ से नमस्कार। आपका मैं स्वागत करता हूं अजीत हरसाना। कल हमने बात करी थी, अपना ये कार्यक्रम शुरू किया था पंडित लक्ष्मी नारायण जी के साथ में, जिसमें हमने ग्रहों की चाल के बारे में बात करी थी, जिसमें सूर्य और शनि के प्रभाव के बारे में हमने कल बात करी थी, जिसमें बताया था कि भाई शनि देव की जो इस समय दशा है वो मीन पर और कुंभ पर चल रही है। और आज क्या पंडित जी आपको नया बताने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार पंडित। नमस्कार। आज का क्या विषय है हमारा? एक तो सभी भक्तों को जय माता जी। जय माता जी। आज की कुंडली में विषय रहेगा योग के बारे में। जैसे कि कल हमने बताया था कि कौन कौन से योग होते हैं और उन योगों से हमको हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे विष योग के बारे में। विष योग जी। इस विष योग में जिस जातक के कुंडली में ये योग बनता है, क्या प्रभाव दे सकता है, और शनि और चंद्रमा युक्ति जब होती है तभी विष योग बनता है। तो विष योग जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है विष योग, तो इसका अर्थ ये होना चाहिए कि कुछ इसका अच्छा प्रभाव तो नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। नहीं होता जी। इसमें जातक को हर प्रकार से दुख ही दुख देता है ये योग, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार में शनि को आयु, मृत्यु, भय, दुख, अपमान, रोग, दरिद्रता, बदनामी, विपत्ति, हर प्रकार से यह शनि उनको देता है। तो विष योग बनता किस तरीके से है, क्या क्या कारण है इसका? जब कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ जाते हैं तो इसे कहते हैं विष योग। अच्छा, कुंडली में जिस भी घर में एक साथ अगर शनि और चंद्रमा विराजमान हो जी तो वो विष योग बन जाता जी, है। लेकिन इसमें भी है कारक है। यदि 3, 6, 10 और 11 भाव में शनि बैठा हो तो शुभ कारक होता है, और 2, 1, 5, 7, 9 ये अशुभ फलदायक होता है, और 4, 8, 12 अनिष्ट कारक होता है। सबसे ज़्यादा जो अनिष्ट कारक है वह है 4, 8 और 12। इन भावों में यदि चंद्रमा युक्ति है तो जातक को महान कष्ट दुख देता है। यानी लगन से आपके चौथे, 8वें और 12वें घर में जी यदि शनि और चंद्रमा एक साथ विराजमान हो तो आपकी जो है ये भीषम विष युति बनती है। जी जी जी, जो मतलब काफ़ी नुकसानदायक बनता है जी। इसलिए प्रत्येक राशि पे, प्रत्येक जैसे मेष राशि में इसका प्रभाव क्या रहेगा, या द्वितीय भाव में क्या योग बनाएगा, तृतीय भाव में क्या योग बनाएगा, तो इस कारण से प्रत्येक लग्न में इसका भाव अत्र है। अच्छा, अलग अलग है। जी जी। तो आप एक एक करके ज़रा थोड़ा बताएंगे इसके अगर बारे में? प्रथम भाव में, इसी बीच में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि किसी दर्शक को अपना कोई प्रश्न पूछना है या अपने बारे में कोई जानकारी लेनी है तो इस पर आप टाइप कर दें अपना जो है मैसेज में अपना जन्म स्थान, समय और तिथि। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप टाइप करते हैं और साथ ही साथ अपना प्रश्न भी टाइप कर दें कि भाई आपको क्या पूछना है, किस विषय में आपको जानकारी लेनी है, तो पंडित जी आपको साथ के साथ आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। और इसके अलावा यदि किसी को अपने इस बारे में ये जानना है ज़्यादा विस्तार पूर्वक बाद में समय लेकर के, तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 9582381347। मैं दोबारा से बोलता हूँ 9582381347। तो पंडित जी अब आप आगे बताइए। प्रथम भाव लग्न में अगर यही योग बनता है चंद्रमा और शनि युक्ति, तो इसमें माता को बीमारी या यहाँ तक कि माँ की मृत्यु तक कर देता है। अच्छा। और वह बालक बुआ, मौसी या अन्य के द्वारा उसको पालन किया जा सकता है। मतलब माता का सुख नहीं मिलता। जी जी। और यहाँ तक कि अगर नौकरी करता है तो नौकरी में भी उसे वो फल प्राप्त नहीं हो पाता है
मतलब जितना अपनी समय- मेहनत के अनुकूल उसको उतना परिणाम नहीं नहीं मिल मिलता, पाता। जी जी जी, कोई ना कोई व्यवधान आता रहता आता है। रहेगा। इसी तरह द्वितीय भाव में घर तो का इस प्रकार जो मतलब जैसे नौकरी में व्यवधान आता है, जी, तो इससे क्या नौकरी बदलने का भी योग बनता है बार बार? नौकरी बदलता भी रहेगा और साथ में जो पद का उन्नति है वह कम है। प्रमोशन नहीं जी होगी। जी जी। इसी तरह द्वितीय भाव का भी है। घर के मुखिया की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाएगी, और जब मुखिया का मृत्यु हो जाएगा घर के मालिक का, तो फिर कठिनाई आएगी बचपन में, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, अन्य प्रकार के जो है व्यवधान पड़ जाएंगे, जिससे वह बालक जो है दबता हुआ चला जाएगा। मतलब दिशा से भटक जाता जी है। जी जी। जी तो इस प्रकार से तीसरा भाव भी है, शिक्षा का क्षेत्र बताया है। जी। और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णतः से परिश्रम तो बहुत करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन मेहनत के अनुसार उसको वह विद्या प्राप्त नहीं हो पाएगी। उसके साथ में विश्वासघात होगा, यात्रा में यदि निकलता है विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी। यह तीसरा भाव है उसका। अच्छा, तीसरे भाव में जी, यदि जी। शनि और चंद्रमा एक साथ आते हैं तो उसका ये प्रभाव पड़ेगा। जी जी ठीक, यानी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी नुकसान है। जी जी। इसी तरह चौथे भाव में भी माता को आज सुख बहुत कम मिलेगा उस बालक को, और मिलेगा भी तो विवाद माता में और पुत्र में चलता रहेगा। यानी माता से कभी बनेगी नहीं या फिर माता का सुख नहीं मिलेगा। जी। और वह स्वयं दरिद्र होगा, नहाएगा नहीं, कपड़े भी मैले कुचैले पड़े पहनेगा। ये इस मतलब प्रकार- आलसी होगा। जी जी जी। इसी तरह पंचम भी है, पंचम शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें भी शिक्षा में व्यवधान डालेगा, मंद बुद्धि रहेगा। और यदि स्त्री कारक है तो कन्याएं अधिक होती हैं, संतान होने में दिक्कत पैदा करता है। तो यह योग जो है हर भाव के लिए कष्टकारक है। कष्टकारक है जी। यानी कि 1 से लेके 5 तक हमने देखा जी तो हर एक में या तो माता का या घर के मुखिया का या फिर जो है शिक्षा में जी या फिर आगे संतान में, जी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको ये जी नुकसान ही देगा, जी जी। फ़ायदा किसी में भी नहीं नहीं देगा। तो छठे से 12वें तक के बारे में भी कुछ थोड़ा जानकारी देंगे? जी बिल्कुल देंगे जी। अगर खष्टम भाव में ये दोनों शनि और चंद्रमा युक्ति है जी। तो दीर्घकालीन रोगी रहेगा वह व्यक्ति। अच्छा, छठे भाव में अगर है तो क्योंकि छठा भाव आपका जो है जी शरीर का होता शरीर है, तो- इसलिए जो है उसमें शारीरिक कष्ट रहेगा। तो और ननिहाल पक्ष से सहायता भी नहीं प्राप्त कर पाएगा, या अपने दोस्तों से भी सहायता नहीं कर पाएगा, न करा पाएगा। मतलब कोई सहायक नहीं होगा जी, जी, जीवन जी। में। इसी तरह सप्तम भाव स्त्री का होता है। स्त्री के भाव में यदि विष योग बनता है तो विवाह पहली बात तो देरी से कराएगा, ठीक। और विवाह यदि हो जाता है तो धर्मपत्नी से भी विवादित रहेगा। यहाँ तक कि अगर स्त्री के कुंडली में है ये योग सप्तम भाव में तो विधवा तक हो सकती है, पति का सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। पति का सुख प्राप्त जी, नहीं जी। हो पाएगा। और इसके बाद अष्टम भाव में अष्टम भाव में दीर्घकालीन शारीरिक कष्ट, गुप्त रोग आदि, जो कि आप इलाज भी कराएंगे जी। और आपको शरीर में कष्ट भी है, लेकिन ये पता नहीं चल पाएगा कि आपके शरीर में कहाँ कष्ट है, क्या है। आदमी यही कहेगा कि मुझे लगता है इसको भूत लग गए, ये भूत प्रेताओं बाधाओं से ग्रसित है, लेकिन है कुछ नहीं है। उस विष योग के कारण से उसके शरीर में नाना प्रकार की व्याधि उत्पन्न मतलब करेगा, भ्रम में रहेगा। भ्रम में रहेगा। कहीं मेरा सिर दर्द कर रहा है, कभी मेरा पेट दर्द कर रहा है, कभी बवासीर कर सकता है। ये नाना प्रकार की बीमारियों का कारक बनेगा। कारक। जी। इसके बाद आता है हमारा 9वां घर, ये है भाग्य का। भाग्य का। और भाग्य के घर में यदि यह दोनों की युक्ति होती है, जी। शनि और चंद्रमा की, तो फिर भाग्य को पे ग्रहण कमजोर- लगेगा सीधा। कमजोर कर देगा। जहाँ पे वे व्यक्ति कोशिश करेगा कि मेरा यहाँ से काम बन जाए, बन जाए। वह भाग को उसको वो काम में अड़चन पैदा कर देगी, वह फल प्राप्त नहीं कराने पाएगा।
पैरों में कष्ट हो जाएगा। पैर संबंधित कष्ट भी उसी कारण से होता है। होता है जी। भाई बहन से भी संबंध आपसी मेल अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा नहीं जी। रहेगा। दशम भाव में? दसम भाव पिता का है, पिता से संबंधित होता है। जी। तो पिता में और पुत्र में आपस में मैत्री भाव नहीं होगी। जी। दूसरी, नौकरी से परेशानी हो जाएगा। मतलब पिता से संबंध पिता और अच्छे नहीं राज्य का रहेंगे। घर, जी, राज और पिता का घर है। व्यवसाय में अगर व्यवसाय करता है व्यक्ति कि चलो नौकरी नहीं लगती है जी। तो चलो खुद व्यापार कर लिया कर लिया जाए। जाए। तो जब व्यापार करने के लिए कोशिश करेगा तो व्यापार में घाटा ही घाटा उत्पन्न होगा उसको। ये कौन से घर में बताया ये आपने? दसम भाव है। दशम भाव। जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यदि आपको कोई प्रश्न अपना पूछना है किसी विषय में, तो अपना जन्म स्थान, अपनी तिथि और समय, आप तीनों चीज़ें यहाँ टाइप कर दीजिए। साथ ही साथ अपना प्रश्न भी आप टाइप कर सकते हैं, तो हम आपको उसके बारे में पंडित जी के माध्यम से जवाब देंगे। और इसी तरह एकादश भाव में है। एकादश भाव जो है वह है लाभ का। जी। जी। तो बुरे दोस्तों का संग रहेगा, उनकी बीमारियों में इलाज के लिए अधिक समय लगेगा। मतलब धन रुकेगा नहीं। जी। तो धन कारक या तो व्यसनों में या बीमारियों में खर्च होता रहेगा। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कारण बन जाएगा जिससे कारण से वह धन लाभ नहीं कर पाएगा, व्यय ही व्यय करता रहेगा। ऐसे ही द्वादश भाव में खर्च का भाव है, बीमारी का घर है, अन्य प्रकार से बीमारी पैदा करेगा। तो यह योग जो है, यह योग चाहे जिस भाव में बैठ जाए जी, उस भाव के लिए नष्ट कर देता है, वह घर बिल्कुल नष्ट कर देता है। मतलब हमने आपको पहले से लेकर 12वीं तक पंडित जी के माध्यम से हम आपने सारा बताया कि क्या युति जब शनि और चंद्रमा की बनती है तो क्या परिणाम होते हैं। तो किसी भी भाव में, किसी भी घर में परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो अब हम पूछते हैं पंडित जी से इसका उपाय कि इसके क्या उपाय होंगे। यदि किसी के कुंडली में बन जाता है तो ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये पीछे से प्रारब्ध के अनुसार जो हमारे कर्म रहे हैं पूर्व जन्म के, उसके अनुसार हमको सारी कुंडली नक्षत्र योग बनकर मिलते हैं। लेकिन कर्म के अनुसार कर्म अगर करते हैं तो उससे उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो क्या ऐसे काम किए जा सकते हैं या क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिनसे हम उनको काबू कर सकते हैं या उसका असर कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम पंडित जी से आगे जानकारी लेते हैं। जी बिल्कुल हो सकता है उपाय से। और देखिए, पहली बात तो भगवान शनि शिव को परम गुरु मानते हैं, शिष्य हैं शिव के। जी। और चंद्रमा भगवान शिव मत्थे में धारण करते हैं, बिल्कुल, चंद्रमा जो है शीश पर धारण करते हैं। और शनि के गुरु हैं। ठीक। यदि व्यक्ति सरसों का तेल और तिल के कुछ दाने जी। भगवान शिव पर अभिषेक करे और ओम नमः शिवाय कहता रहे, और वह अभिषेक करे और बेलपत्र, सिर्फ 3 पत्ती बेलपत्र चढ़ा दे और 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप कर दे। यदि यह व्यक्ति 40 दिन तक लगातार करता है तो इसका परिणाम चाहे जितना भयंकर हो वो शांत हो जाएगा और विपरीत जो है समय वह निकल जाएगा। और उसके साथ में यह युक्ति भी नष्ट कर देगा और उसके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में बढ़ोतरी होगी, अन्य जितने भी बाधाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तो पंडित जी ने बताया अभी कि जैसे कि शनिदेव के गुरु हैं महादेव, वैसे तो समस्त विश्व के गुरु हैं महादेव, लेकिन शनिदेव के गुरु हैं शिवजी भगवान। तो उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहता है। और यदि शनि और चंद्रमा की युति आपके किसी घर में बन रही है तो उसका उपाय के तौर पर आप महादेव की पूजन कर सकते हैं। पूजन के तरीके इन्होंने बताए हैं। सरसों का तेल, तिल लेकर के आप जल चढ़ा सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। साथ ही साथ मृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, 1 माला आप उसकी फेर सकते हैं। और 40 दिन तक अगर आप लगातार ये उपाय करते हैं तो निसंदेह अगर आपका भाव सच्चा है तो उपाय और परिणाम दोनों आपके कारगर होंगे। इसके अलावा अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो क्या इसका उपाय
कुछ ऐसा है पंडित जी, जैसे कोई आदमी व्यस्त होता है या शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं है, जी। तो वो किसी के द्वारा अपने ये सेवा करा ले? बिल्कुल करा सकते हैं जी। अगर वह व्यक्ति स्वयं में सक्षम नहीं है कर पाने में, तो उनकी माँ है। माँ यदि अगर वो संकल्प ले ले अपने जी। बेटे के लिए जी। कि भगवान मैं कर सकती हूँ 40 दिन तक, और भगवान की सेवा करें, उससे भी लाभ मिलेगा। अगर वो भी नहीं कर सकती हैं तो किसी भी मंदिर में जा कर के पंडित जी को तेल की बोतल दे दें और एक साथ तिल दे दें और यथा उचित दक्षिणा दे दें। 40 दिन तक उस ब्राह्मण से भी कराने से वह यह योग जो है वो ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता जी। है। तो पंडित जी, आज हमने बात करी विष योग की, जी। तो विष योग का इतना जो है घातक असर सारी राशियों पर दिखाई दिया, तो ज़्यादातर ये जो भाव बनते हैं इनका आधार क्या होता है? देखिए, कुंडली में प्रत्येक भाव का जो शनि और चंद्रमा युक्ति है, पृथक पृथक भाव हैं और पृथक पृथक फल हैं। जैसे हमने आपको बताया भी, हो सकता है कि किसी की कुंडली में बन रहा हो ये योग, यदि वो कुंडली अगर सामने आएगी तभी उसका भाव पता चल पाएगा कि इसके जीवन में क्या इसका प्रभाव दे सकता है, जी। क्या इसको कष्ट दे सकता है। तो इसके अलावा जो आपने इनके उपाय बताए हैं, जी। और भी कोई सरल उपाय है इसका? हाँ, बिल्कुल है जी। यदि अगर और सरल उपाय करना है तो घर में काले माकी और चावल के साथ में खिचड़ी बना करके कोढ़ियों को या दरिद्रों को खिलाया जाए। इससे भी यह योग धीरे धीरे करके शांत हो जाता है। एक बार फिर बताइए। काले माँ? काले माँ और चावल। काले माँ क्या हुआ? उड़द। उड़द। जी, उड़दा की। कई लोगों को जानकारी नहीं होगी काले माँ, जैसे मैं खुद भी नहीं जानता था। तो उड़द और चावल चावल की खिचड़ी बनाकर ये भी आप अगर गरीबों में या ज़रूरतमंदों में बांट दें तो भी जो है आपका ये विष योग है, इस पे आप जो है धीरे धीरे काबू पा सकते हैं। तो पंडित जी, ये जो उपाय आपने बताए, एक शिव जी की सेवा बताई, दूसरा जो है आपने गरीबों को दान देना बताया। जी। इसके अलावा विष योग अगर किसी कुंडली में बन जाता है तो क्या और भी कोई समाधान है इसका, स्थायी तौर पर, यदि हमेशा के लिए इससे पीछा छुड़ाना चाहें तो? इसके लिए स्थायी तौर पर ये है कि यदि अगर ये बनता है और जातक वाकई परेशान बहुत ज़्यादा है तो फिर 1.25 लाख जो है जाप महामृत्युंजय के और भगवान शिव का अभिषेक, ये इसमें राम बाण की तरह असर देगा। जी। जी। क्योंकि जैसा कि हमने देखा विष योग का काफ़ी कुप्रभाव होता है, बुरा प्रभाव होता है। तो यदि आप छोटे मोटे उपायों से आपको फल नहीं पड़ रहा है या असर नहीं दिख रहा है तो आप महामृत्युंजय का जाप करा सकते हैं 1.25 लाख मंत्र का, और अभिषेक महादेव भगवान का कर सकते हैं। तो ये आपको संपूर्ण उपाय बता दिए गए हैं आज विष योग के बारे में। यदि आपका खुद का कोई प्रश्न है इससे संबंधित, या आपको जो कारण हमने बताए, जो तरीके बताए, उनसे आपको लगता है कि किसी आपका कारण वो मैच कर रहा है, तो एक बार आप कुंडली आप पंडित जी को दिखा सकते हैं। वो बता देंगे कि कहीं आपका विष योग तो नहीं है, या उसका अगर है तो क्या उपाय आपके लिए बेहतर होगा, वो भी आपको ये बता सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर 9582381347 पर संपर्क कर सकते हैं, या व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ सकते हैं। आपसे हम संपर्क खुद कर लेंगे। इसके अलावा यदि आज आप किसी प्रश्न को पूछना चाहते हैं और नहीं पूछ पाए तो कल के कार्यक्रम में आप दोबारा वो प्रश्न हमसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं केवल उसी के विषय की हम जानकारी देंगे। आपका कोई भी प्रश्न ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ, या आपके समस्याओं से जुड़ा हुआ, या आपके कारोबार, घर परिवार, सुख समृद्धि आदि से कोई भी रिलेटेड प्रश्न, संबंधित प्रश्न आपको लगता है कि हमें उपाय पूछना चाहिए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं मीडिया वॉइस के माध्यम से। पंडित लक्ष्मी नारायण जी हमारे पास मौजूद हैं, तो वो आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे, साथ ही साथ उपाय भी बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या आगे के लिए समाप्त हो। तो ये सारी बातें आज हमने आपसे की, इतना सारा जानकारी आज हमने ली विष योग के बारे में
इसके अलावा अब आगे जो है क्या कार्यवाही कल के लिए पंडित जी लेके आएंगे हमारे सामने, आपसे किस विषय पर बातचीत होगी और क्या हमारा कल का विषय रहेगा, उसके बारे में एक बार लक्ष्मी नारायण जी से बात करके पूछते हैं। कल का विषय रहेगा, बहुत से लोग कहते हैं जी काल सर्प योग है। हमने जहाँ भी कुंडली आई देखने के लिए हमें, या जो भी कुंडली दिखाने के लिए आया जी, हर व्यक्ति कह देता जी काल सर्प योग है, काल सर्प योग है, इसकी पूजा कराओ इसका। तो यहाँ तक कि काल सर्प योग 12 प्रकार के हैं, और कल हम आपको बताएंगे 12 प्रकार के काल सर्प योग में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक काल सर्प योग है वह उसके बारे में बताएंगे और उसकी पूजा के बारे में बताएंगे। यहाँ तक कि 12 प्रकार में से सिर्फ 3-4 प्रकार के ही काल सर्प योग इंसान को कष्ट पहुँचाते हैं, और बकाया जो काल सर्प योग है वह इतना ज़्यादा दुखदाई नहीं है। तो हम पंडित जी से कहेंगे कि ये जो काल सर्प योग है, इस पर कई लोग ये भी कहते हैं कि काल सर्प योग होता ही नहीं है, कई कहते हैं कि कई प्रकार के होते हैं। जैसे पंडित जी ने भी बताया 12 प्रकार के, जिसमें से केवल 3-4 जो है काफ़ी कष्टदायी हो सकते हैं, बाकी इतने नहीं होते। तो इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। साथ ही साथ हम पंडित जी से ये भी कहेंगे कि आपने जो विष योग के बारे में जानकारी दी, इसी प्रकार कल आप काल सर्प योग के बारे में जानकारी देंगे, तो हम चाहेंगे कि एक एक करके आप सभी योगों के बारे में हमें विस्तार से बताएं एक एक कार्यक्रम में। जी जी, कल हम आपको, मेरा जहाँ तक ये रहेगा कि आप लोगों को समाधान बताएं, आपका अच्छा हो, ताकि हर व्यक्ति सुखी और किसी प्रकार का कष्ट न हो, रोग आदि से दूर रहें। तो जहाँ तक मेरी कोशिश होगी वह हम आपको बताएंगे। आगे माता रानी सब भली करे। तो आज आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आपको इसके बारे में कुछ अच्छा लगा या कोई आपको ऐसी जानकारी मिली जो आपको चाहिए थी, तो कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कल हम फिर आपसे लाइव जुड़ेंगे सुबह 9 बजे। आज थोड़ा हम विलम्ब हो गए तो समय 9:30 हो गया, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी हम कल 9 बजे सुबह आपसे फिर जुड़ें। तो कोई आपका प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं जीत हरसाना आपका धन्यवाद करता हूं और मीडिया वॉइस की तरफ से आपको नमस्कार, धन्यवाद।